जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं प्रिजर्वेटिव, यानी ये तुम्हारे पास संरक्षक। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 का सबसे लास्ट पोर्शन है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन मतलब टाइप बताना पड़ेगा, टाइप के साथ साथ एग्जाम्पल, उसके बाद यूजेज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना पड़ेगा। ये आपका पोर्शन है 3rd चैप्टर का सबसे लास्ट पोर्शन। तो आपके सामने ये रखा है प्रिजर्वेटिव। अब इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, काहे बोलते हैं, सब कुछ हम डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है लॉन्ग में। ठीक है। तो क्या लिख रखा है, प्रिजर्वेटिव क्या होता है। उसके पढ़ने से पहले, प्रिजर्वेटिव के पढ़ने से पहले आप समझिए एक्चुअल में प्रिजर्वेटिव होता क्या है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव होता क्या है हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं, तब आप इसकी भाषा समझिए। जैसे आपके घर में सिंपल सा देखा जाए तो क्या बनाया जाता है सर, अचार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अचार। अब अचार को लंबे समय तक मेंटेन रखने के लिए आपकी मम्मी अच्छे से इसे सुखवा देती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यदि पानी रहेगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। ठीक, मतलब जो जीवाणु रहेंगे वो पनपेंगे, बट उसे अच्छे तरीके से सुखवा के हम नमक ऐड कर देते हैं। ठीक, नमक ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, तेल ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब अचार में अब इसे पैक कर दिए। ठीक है, अब इसे पैक कर दिए, अब इसके अंदर अचार भर दिया गया और बहुत सारे नमक की मात्रा भर दी गई है। क्या भर दी गई है, नमक की मात्रा भर दी गई है। ठीक, अब जब नमक भरा गया है इसमें, तब होगा क्या, ध्यान से सुनिए। ये जब नमक इसमें भर दिया गया, मान लेते कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जाएगा, तो ये हमारे पास मान लेते बैक्टीरिया जाएगा, तो ये मान लिया बैक्टीरिया का सेल है। इसके अंदर नमक की मात्रा तुम्हारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा। अब बैक्टीरिया जाएगा तो नमक की प्रॉपर्टी क्या होती, पानी खींच लेता, तो इसके शरीर से पूरा पानी बाहर आ जाएगा, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, कोशिका मर जाएगी। ठीक, तो ये हमारा जो अचार रहेगा लंबे समय तक सेफ रहेगा। उसी तरह से दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ में कोई ना कोई चीज़ ऐड किया जाता है जो लंबे समय तक इसे बना के रखता है, कि कोई हमारे पास बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हमारे पास न कोई बैक्टीरिया, न कोई हमारे पास ईस्ट, ना तुम्हारे पास कोई फंजाई इस पे ग्रोथ कर पाए। अब ये जब ग्रोथ नहीं करेगा तो ये लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। ठीक, तो ये नमक वाला एग्जांपल समझे तो दवा वाला भी समझ गए होंगे। तो प्रिजर्वेटिव एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फूड आइटम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवाइयाँ, बायोलॉजिकल सैंपल आदि को बैक्टीरिया ईस्ट फंजाई आदि से सुरक्षा के लिए मिलाया जाता है। यानी सुरक्षा के लिए क्या हो जाता है, मिलाया जाता है, और वो दवा लंबे समय तक अपना मेंटेन रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक, आपको प्रिजर्वेटिव समझ में आया होगा एक्चुअल में हम प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया प्रिजर्वेटिव का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में प्रिजर्वेटिव समझे कि नहीं, सिंपल हमारी भाषा में समझिए। जब कोई दवा को सुरक्षित रखना, लंबे समय तक उके रखने के लिए जो इसमें चीज़ मिलाया जाता है वो कुछ भी हो सकता है, उसी को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जैसे नमक तेल मिलाया गया था अचार में, ये पहला पॉइंट हो गया आपके सामने। नेक्स्ट में क्या लिखा, यह मुख्यतः फूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक टैबलेट पर उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट लिखा रहता, तो उसका जो मैन्युफैक्चर डेट होता इतना डेट तक चलेगा। किसके कारण, किस पे निर्भर करता है, आपका प्रिजर्वेटिव पर निर्भर करता है। जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे उतने वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। तो वही लिख रखा है, यह मुख्यतः फूड और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, नहीं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लिखने का मन का तो औषध दवा कुछ भी लिख सकते हैं, कि लाइफ बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है, मतलब प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे ईस्ट हो गया, ETC अदर मतलब बहुत सारी चीज़ आदि की ग्रोथ की रोकने के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई दवा है, दवा में मान लेते तुम्हारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे तुम्हारे पास अदर चीज़ें हो, इनसे बचाने के लिए, इनके ग्रोथ को रोकने के लिए, मतलब बचाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया प्रिजर्वेटिव के इंट्रोडक्शन के बारे में।
ठीक। अब मान लेते हैं हम कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करें सर, ठीक है, कोई मान लेते हैं प्रिजर्वेटिव ऐड करें तो उसका आइडियल प्रॉपर्टी सर होनी क्या चाहिए। जैसे ये पेन रह रहे हैं तो कहते हैं अच्छा ये ब्लैक चल रहा है, पकड़ने में बढ़िया है, ठीक है, देखने में बढ़िया है, लुक वगैरह, ठीक है। तो उसी तरह से दवाओं में जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाएगा उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, गुण रहेगा, ठीक। जैसे कोई व्यक्ति है तो कहते हैं अच्छे स्वभाव का है, मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, आपके प्रति यानी सहानुभूति देता है, सब कुछ मेंटेन करता है, तो आप बोलेंगे अच्छे गुण का आदमी है। तो उसी तरह से दवाइयों में यदि मिलाया जाएगा, ठीक है, दवाइयों में यदि ये मिलाया जाएगा प्रिजर्वेटिव तो उसका गुड एक्चुअल में कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट, इट शुड बी नॉन इरिटेंट। नॉन इरिटेंट मतलब क्या होना चाहिए, अब देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे आप क्या कर दिए, ये दवा ले लिए, ठीक, दवा में प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिए, पी फॉर प्रिजर्वेटिव। नॉन इरिटेंट मतलब इसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं तो प्रिजर्वेटिव यदि इनके दवाओं के स्वभाव को फर्क पड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही लिखा चाहिए नॉन इरिटेंट होना चाहिए, ठीक। पहला हो गया। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। टॉक्सिक मतलब जैसे कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया गया, अब मान लेते हैं कोई मैन्युफैक्चर दवा की गई है 2024 में, मान लेते हैं 2025 में बनाई गई है, ठीक। अब वो कितने साल तक चलेगी, 2027 तक चलेगी, ठीक। तो ये बताइए 25 से लेके तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 27 तक रहेगा। तो ये जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया दवाओं के साथ रिएक्शन न करे, क्या करे, दवाओं के साथ रिएक्शन न करे। जब रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो नॉन टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक मतलब जहर भी नहीं बनाना चाहिए, इसलिए बोलते हैं नॉन टॉक्सिक बोला गया है। अब बताओ रिएक्शन करेगा तो धीरे धीरे इसको टॉक्सिक नेचर बनाते जाएगा, मतलब जहरीला बनाएगा, तो दवाइयाँ हमारी खराब हो जाएंगी, ठीक। तो एक सर्टेन टाइम तक वो रिएक्शन नहीं करता, उसके बाद करने लगता, तो कहते हैं दवाइयाँ एक्सपायर हो गई तो नहीं खाई जाती है, ठीक है। तो इसका कुछ दवाइयाँ खा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं। तो ये लिख रखा है तुम्हारे पास जो भी प्रिजर्वेटिव ऐड करना चाहिए इट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना ही होना चाहिए। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट में क्या लिखा, यह फिजिकली तथा केमिकली स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली मतलब उसका चाहे कलर हो गया, चाहे तुम्हारे पास तापमान हो गया, ठीक है, चाहे स्टोरेज व्यवस्था हो गई, वो स्टेबल होना चाहिए। केमिकल मतलब उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रयोग किया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई अब दवा, कॉम्बीफ्लैम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉम्बीफ्लैम का मान लेते हैं एग्जाम्पल लिए गए, तो कॉम्बीफ्लैम में तुम्हारे पास क्या होता है, आइबू प्लस में पैरा होता है, यानी पीसीएम होता है, आइबुप्रोफेन होता है प्लस में पैरासीटामॉल होता है। अब ये आइबुप्रोफेन यदि उसमें ऐड कर दिया गया, दो केमिकल है, तो ये मान लेते हैं 2025 से लेकर 2027, तो इसके केमिकल नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोबारा बोल लेते हैं, केमिकल नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ही लिख रखा है केमिकली नहीं परिवर्तन होगा, इसका न तो कलर ऐड यानी चेंज हुआ, न कुछ भी चेंज हुआ, आकार वगैरह कुछ भी नहीं चेंज हुआ, मतलब वो फिजिकली और केमिकली लंबे समय तक स्टेबल होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। थर्ड पॉइंट में, यह दवा के ऊपर कोई प्रभाव न करे। अभी दवा के ऊपर मतलब जैसे ये फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया, ये दवा के आइबुप्रोफेन पीसीएम इसके नेचर पे मतलब इनके गुण पे कोई प्रभाव न पड़े। जैसे मान लेते हैं आपके दोस्त हैं, आपकी कहते हैं ना आपकी संगत का बहुत असर पड़ता है। यदि बुरे लोगों के साथ घूमेंगे तो बुरा आदत पड़ जाएगी, आपको अच्छे लोगों के साथ घूमेंगे तो अच्छी आदत पड़ जाएगी। तो उसी तरह से जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया दवा के कोई प्रभाव पे, यानी इनके प्रभाव पे कोई, ठीक है, इनके ऊपर कोई प्रभाव न डाले, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा ये दवा के ऊपर कोई प्रभाव न करे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यह दवा की लाइफ को मेंटेन करके रखे, मतलब दवा की लाइफ को, मतलब जैसे 2025 में बनाएगा 2027 तक चलेगा, तो 2 साल तक इसकी लाइफ को क्या करे, वो मेंटेन करके रखे। ऐसा गुण होना चाहिए किसका, एक प्यारा सा प्रिजर्वेटिव का, ठीक। तो ये आपको समझ गए प्रिजर्वेटिव क्या होता है। अब हम आते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मान लेते तुमसे पढ़ दिया है, ठीक है, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, यानी टाइप पूछेगा तब भी आपको बताना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन पूछेगा तो बात एक ही है, ठीक है। तो 2 में क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, इसका एक्चुअल में कार्य क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब ये कहाँ से निकाला गया है, इस दोनों पे निर्भर करता है। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें 3 में फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होगा और चिलेटिंग एजेंट हो गया। और याद रखना मेरे भाई, ठीक है,
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को हो सके तो इंग्लिश में लिखना, क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन भाई यूनिवर्सल होता है। अब ये सब जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं ना, अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे फार्माकोलॉजी, ठीक है। अब फार्माकोलॉजी सोचो MBBS में हूबहू सेम टू सेम अपनी बुक वही है, बट वो थोड़ा सा लेंदी टाइप में डीपली जाके हर एक दवाओं के एक्शन को बताना पड़ेगा, मगर यहाँ क्लासिफिकेशन तो इंग्लिश में जरूर लिखिएगा इसके। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन में पहला आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट और चिलेटिंग एजेंट, और ये सामने इसके एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है, दो में किया गया, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल अथवा सिंथेसिस। किसी किसी बुक में सिंथेसिस लिखा रहता, और बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं सर आप किस बुक का प्रेफरेंस करते हैं। हमारे पास एटलीस्ट देखा जाए तो कम से कम 3 या 4-5 प्रकाशन की बुक है, ठीक है। सबसे देखा जाता कंटेंट, क्योंकि सेंटेंस अभी कहेंगे सर हमारे पास एक TP की आती है, ठाकुर पब्लिकेशन की आती है, तो उसमें सब लोगों को कहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होता है, या सही भी सही होता है, बट उसमें सेंटेंस देखेंगे थोड़ा सा ख़राब टाइप में बनाया हुआ है, ठीक। बट नीलम का लेंगे, एक तुम्हारे पास आता है, ऐसे बहुत सारी बुक है, ठीक है। तो वो देखेंगे तो हम सेंटेंस को मेंटेन करके, जिसमें बढ़िया सेंटेंस आता है उसी को हम उठा के रखते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, कहने का मतलब जैसे ये दवा हो गई, एंटीऑक्सीडेंट में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आप ये दवा प्रयोग किए, ठीक, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए, क्या मिला दिए, एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए, एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए हैं आपके सामने। तो इसके अंदर मान लेते हैं O2 इंटर करेगा, ऑक्सीजन इंटर करेगा, तो ऑक्सीजन को आते ही तुरंत वो पकड़ के उसे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ये अगेंस्ट ये काम करेगा और इसको ग्रोथ होने नहीं देगा, नहीं तो क्योंकि ऑक्सीजन जब इसमें धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करेगा, मतलब इसके अंदर घुसेगा तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को खराब कर देगा, तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट सिंपल सा क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है उसी को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसमें आता है विटामिन E, विटामिन C, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है। ये सब जितने भी तुम्हारे पास फूड आइटम में सबसे ज़्यादा मिलाए जाते हैं, जैसे जूस हो गया, चिप्स हो गया। अभी घर पे जूस बनाएंगे गर्मी के सीजन पे देखेंगे, सुबह बनाएंगे शाम तक फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं। बट जूस देखेंगे मार्केट में आता तो 6 महीना चलता, क्योंकि उसमें तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, वही मेनली ये ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यूइन होता है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हो गया। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आ जाते हैं, इसका 2 एग्जाम्पल है, बेंजोएट हो गया और सॉर्बेट। दोबारा बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट में बेंजोएट हो गया और सॉर्बेट, इसका 2 एग्जाम्पल है। अब चिलेटिंग एजेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, 2 आते हैं, यानी सिट्रेट आता है और EDTA आता है। अब फुल नेम कितने ऐसे मेरे भाई हैं देखते हैं, EDTA का फुल नेम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, पॉज करके आप क्या करिए भन्न से कमेंट बॉक्स में EDTA का फुल नेम निकालिए। और 2023 में फुल नेम आप EDTA फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 नंबर में पूछा ही था, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे देखा जाता है नेचुरल, नेचुरल मतलब ऐसे तुम्हारे पास प्रिजर्वेटिव जो हमारे पास प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, किससे, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, उसे नेचुरल बोलते हैं। जैसे नीम ऑयल हो गया, लेमन हो गया और हनी हो गया, ये सब नेचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आर्टिफिशियल के अंतर्गत देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल हो गया नाइट्रेट होगा और एल्कोहल होगा। दोबारा बोलते हैं नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है। और एल्कोहल, जो एल्कोहल सबसे ज़्यादा एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो ये आपके सामने प्यारा सा था क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, यूजेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी उपयोग के बारे में, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उसके बाद हमारा प्रिजर्वेटिव ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्या लिख रखा है, प्रिजर्वेटिव दवा की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, ठीक। अब प्रिजर्वेटिव अच्छी क्वालिटी का मेंटेन आप लगा दिए हैं, यूज कर लिए हैं, तो ये दवा की सेल्फ लाइफ को लंबे समय तक बना के रखेगा। तो इसीलिए बोलते हैं प्रिजर्वेटिव दवा की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। यह दवा को लंबे समय तक स्टेबल रखता है, मतलब कोई दवा हो गया स्टेबल मतलब न तो उसे रिएक्शन करने देता, फिजिकली केमिकली कोई भी मेंटेन किया रहता है। तो यह दवा को लंबे समय तक स्टेबल रखता है, ये पॉइंट हो गया। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के प्रति रेसिस्टेंट तथा रुकने का मतलब क्या, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ग्रोथ के प्रति रेसिस्टेंस होता, प्रतिरोधक होता, मतलब कहेगा भैया आपको जाना नहीं आगे, या रोकने का काम करता है। इसीलिए हम किसी भी दवा में या किसी फूड आइटम में, किसी भी चीज़ में, जूस पेंट वगैरह सब चीज़ में हम क्या कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं।
यह फूड आइटम को ऑक्सीकरण से बचाता है। अब ऑक्सीकरण से बचाएगा फूड आइटम। अब बताओ फूड आइटम यदि ऑक्सीकरण करेगा तो धीरे धीरे बसिया आ जाएगा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, एक टर्मोलॉजी आती है रेंसिडिटी। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। एक तुम्हारे पास क्या हो जाती है रैन, ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा रेंसिडिटी, आर इन मत लिखना है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब भोजन का विकृत गंधिता होता है। देखिए जितने भी फूड आइटम होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ और तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन तथा मॉइस्चर के साथ क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो तेल डाला गया है वो धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, धीरे धीरे रिएक्शन करके उसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। तो उसके स्वाद में, ठीक है, और उसके गंध में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। स्वाद और गंध में दोनों को परिवर्तन कर देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो ये आपके सामने हो गया उपयोग के बारे में। ठीक, फिर आते हैं तुम्हारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं। ठीक है, यह दवा को स्थिरता प्रदान करता है। ये जो दवा होती है उसको स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, स्थिरता मतलब वो लंबे समय तक उसे स्थिर रखेगा, एक्सपायरी डेट नहीं होगा। अब वो तो डिपेंड करता है उसके एज पे, क्योंकि हर ज़िंदगी में सबकी चीज़ की एज होती है। यह दवा की दिखावट तथा खाने योग्य बनाता है, इसीलिए हम प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। यह दवा की लाइफ को मेंटेन करता है, इसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। अब याद रखना किसी चीज़ का फ़ायदा है तो भैया नुकसान भी है। यस सर, ठीक है। या कभी कभी फ्रूट ड्रिंक होते हैं, जो तुम्हारे जूस वगैरह आते हैं मार्केट में, कॉफ़ी होगा, फूड आइटम आदि में एलर्जी रिएक्शन करते हैं, जैसे बेंजोएट हो गया। जब अब बताओ कोई व्यक्ति बेंजोएट के प्रति एलर्जन उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो चाहे फूड आइटम में मिलाया जाए, चाहे कॉफ़ी में, चाहे फ्रूट में मिलाया जाए, फ्रूट ड्रिंक में मिलाया जाए, कॉफ़ी तथा फूड किसी में मिलाया जाए तो उसके लिए एलर्जी का काम करेगा, तो दिक्कत काजिज कर देगा। तो ये हो सकता है। कभी कभी दवा को कड़वा बना देता, कभी कभी मान लेते कोई आप प्रिजर्वेटिव ऐड किए और दवा को कड़वा बना दिया, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी। BHA ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिक एनिसॉल हमारी बॉडी के लिए, देखो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब मान लेते हैं कोई फूड आइटम खा लें, जैसे चिप्स हो गया, पोटैटो आइटम मतलब घर की सब्जी नहीं, जो मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे फूड आइटम मिलते हैं जो तुम्हारे पोटैटो से बने होते हैं, जूस होते हैं, ठीक, ETC बहुत सारे चीज़ फूड आइटम में होते हैं जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। ये अब लंबे समय तक खाएंगे तो हमारे पास दे कॉज लीवर डिजीज, ये क्या करेगा, लीवर डिजीज करेगा, और लंबे समय तक यदि रहेगा ऐसे तो कैंसर कॉजेज हो सकता है। ठीक है, तो इतना था तुम्हारे किसके बारे में, प्रिजर्वेटिव के बारे में। एक बार तो दोबारा देखते हैं प्रिजर्वेटिव वगैरह क्या होता है। दोबारा यहाँ से देखिए ये आपके सामने, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, आइडियल प्रॉपर्टी ये हो गया आपके सामने, हमने क्लासिफिकेशन ये कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, यूजेज कर दिया, ठीक। उसके बाद एडवांटेज और यहाँ से आपके सामने डिसएडवांटेज। इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से डिटेल में कवर कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।